आइए आज के इस तज्जिये में एक सीधा सवाल उठाते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में बिना सूद के क़िबला जहाज रानी यानी प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है? ये एक ऐसा तरीका है जो 100% शरिया के मुताबिक है और सच पूछिए तो बैनुल अक़वामी तजारत में ये किसी इनकलाब से कम नहीं। देखें, ताजरों और बरामद कुंदगानों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? कैपिटल यानी पैसा। खाम माल खरीदने या नई अशिया बनाने के लिए भारी फंड्स दरकार होते हैं। अब रवायती बैंकिंग में तो इसका हल सूद पर मबनी कर्ज है, जो कि शरई उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि मरोवजा सूदी निज़ाम में पड़े बगैर आखिर इतने बड़े तिजारती ऑर्डर्स की फाइनेंसिंग कैसे मुमकिन है? ठीक है, तो आज हम बिल्कुल मरहलावार चलेंगे। सबसे पहले प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग का बुनियादी तस्वुर समझेंगे, फिर खरीदारी के लिए मुराबहा और उसके मराहिल, और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तिस्ना और उसका अमली निफाज। ये एक बहुत ही वाज़ेह और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, क़िबला जहाज रानी मालियात, बरामद कुनिंदगान के लिए शरिया के मुताबिक एक बेहतरीन हल। अब एक बात तो तय है कि इस्लामी मालियात में हवाई बातें नहीं होती। यहाँ हर किस्म की फाइनेंसिंग किसी हकीकी और ठोस असासे पर मबनी होती है। इस बुनियादी बात को समझने के लिए दो अहम तिजारती मुआहिदों को समझना ज़रूरी है। पहला है मराबहा, जिसका सीधा सा मतलब है लागत के साथ एक तयशुदा मुनाफा पर चीज़ बेचना, और दूसरा मुआहिदा है इस्तिस्ना, जो बुनियादी तौर पर किसी ऐसी चीज़ को तैयार करने का ऑर्डर देना है जो अभी मौजूद ही नहीं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात नोट करने वाली है वो ये है कि इन दोनों मुआहिदों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग हालात में होता है। फ़र्ज़ करें मार्केट से पहले से मौजूद खाम माल खरीदना है तो वहाँ मुराबहा इस्तेमाल होगा, सिंपल। लेकिन अगर अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी मखसूस अशिया तैयार करनी है जिनका फ़िलहाल कोई वजूद ही नहीं, तो वहाँ इस्तिस्ना का उसूल लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, खरीदारी के लिए मुराबहा और खाम माल हासिल करने का अमली तरीक़ाकार। इस कॉन्सेप्ट की असल बुनियाद ये है कि इस्लामी बैंक रिवायती तरीके की तरह पैसे उधार नहीं देता। होता यह है कि जब बरामद कुनिंदा को अशिया चाहिए होती हैं तो बैंक किसी तीसरे फरीक से वो सामान खरीद कर अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वही सामान एक पहले से तयशुदा मुनाफे के साथ बरामद कुनिंदा को फ़रोख्त कर देता है। तो तकनीकी लिहाज से ये लोन नहीं बल्कि अमली तौर पर एक खालिस तिजारती लेन देन बन जाता है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुराबहा के मराहिल। देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसका निफाज कैसे होता है। आइए देखते हैं ये मरहलावार कैसे आगे बढ़ता है। पहला मरहला, बैंक बरामद कुनिंदा को मार्केट से सामान खरीदने के लिए अपना बाकायदा एजेंट मुकर्रर करता है। दूसरा मरहला, बैंक उन अशिया के अदायगी के लिए फंड्स जारी करता है। और तीसरा मरहला, जब सामान खरीदा जा चुका होता है तो बैंक बाज़ाब्ता तौर पर उन अशिया को मुराबहा मुआहदे के तहत बरामद कुनिंदा को फ़रोख्त कर देता है। बहुत ही सीधा हिसाब है। अब ज़रा बैकएंड पर चलते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इस पूरे फ्रेमवर्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। होता कुछ यूँ है कि जब इस्लामिक बैंक बरामद कुनिंदा को फंड्स दे देता है तो वो रीफाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक के पास जाता है। स्टेट बैंक इस रकम को इस्लामिक बैंक के मुशारका पूल में बतौर सरमायाकारी शामिल कर देता है, और फिर बाद में जब बरामद कुनिंदा अपनी पेमेंट क्लियर करता है तो स्टेट बैंक इस पूल से अपना असल सरमाया और मुनाफा का हिस्सा निकाल लेता है। बिल्कुल ठीक। अब हम शिफ्ट करते हैं चौथे हिस्से की तरफ, तैयारी के लिए इस्तिस्ना, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स की माली आनत का जायजा लेंगे। इस्तिस्ना का स्ट्रक्चर सच में बड़ा मुनफरिद है। इसमें बैंक दरअसल बरामद कुनिंदा को मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर देता है, यानी बैंक कहता है आप ये मखसूस अशिया तैयार करें, और इस तैयारी के लिए जितने भी फंड्स दरकार होते हैं वो बैंक फराहम करता है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने की है, जब अशिया तैयार हो जाती हैं तो वो कानूनी तौर पर बैंक की मुल्कियत होती हैं। तो उसके साथ हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, इस्तिस्ना के मराहिल और इसका अमली निफाज। चलिए इस अमल को एक एक करके समझते हैं। पहला मरहला, बैंक तैयारी के लिए फंड्स देता है। दूसरा मरहला, बरामद कुनंदा वो अशिया फैक्ट्री में बनाकर बैंक के हवाले कर देता है। अब यहाँ एक नया पहलू सामने आता है। चूंकि अशिया अब बैंक की हैं
اور انہیں باہر ایکسپورٹ کرنا ہے تو بینک برآمد کنندہ کے ساتھ ایک ایجنسی ایگریمنٹ کرتا ہے جسے ہم اسلامی فائنانس میں وکالہ کہتے ہیں۔ اس طرح برآمد کنندہ بینک کی جانب سے وہ اشیاء بیرون ملک خریدار کو بھیج دیتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ فائنینشیل سیٹلمنٹ یعنی حساب کتاب کیسے ہوگا۔ جب بیرون ملک سے رقم وصول ہوتی ہے تو چونکہ اشیاء بینک کی تھیں، سارے پیسے بینک کو ملتے ہیں۔ بینک سمپلی اس رقم میں سے اپنی استثناء کی لاگت اور طے شدہ منافع کاٹ لیتا ہے اور باقی بچنے والی تمام رقم برآمد کنندہ کو اس کی شاندار سروس یا ایجنسی فیس کے طور پر دے دیتا ہے۔ ایک دم شفاف طریقہ کار اور مکمل طور پر سود سے پاک۔ اور ہاں، مرابحہ کی طرح استثناء میں بھی میکرو اکنامک لیول پر اسٹیٹ بینک کا کردار لاگو ہوتا ہے۔ فنڈز فراہم کرنے کے بعد بینک اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا ہے جو مشارکہ پول کے ذریعے اس پیداواری عمل کی ری فائنینسنگ کرتا ہے۔ جب ایکسپورٹ کا سارا عمل مکمل ہوتا ہے اور پیسہ واپس آتا ہے تو بالکل اسی طرح پول کی کارکردگی کی بنیاد پر منافع کی منصفانہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو ان تمام شفاف اور اساسوں پر مبنی ماڈلز کو بغور دیکھنے کے بعد ایک بڑا گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کیا شریعہ کے مطابق چلنے والے یہ ماڈلز صرف اسلامی بینکنگ کے حدود تک ہی محدود رہیں گے، یا ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ مستقبل میں عالمی تجارتی مالیات کے پورے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیں؟ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔